नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार के बारे में। बिहार चर्चा में है, इलेक्शन हो रहा है और अगर आप बिहार का इतिहास देखो तो जब जब बिहार में बदलाव आया तो हिंदुस्तान में बदलाव आया। मैं क्यों बात ये कह रहा हूँ आपसे, आपको याद होगा कि जब जेपी मूवमेंट जो शुरू हुई थी, उस मूवमेंट से इंदिरा गांधी को हराया। कांग्रेस पार्टी उस इलेक्शन में ध्वस्त हो गई और उसके बाद जो बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हुई, उससे पहले भी शुरू हुई, 1967 से ही वो शुरू हो गई। वो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से मंडल कमीशन अल्टीमेटली बना और देश की राजनीति में बदलाव आ गया। और सामाजिक बदलाव जो आया मंडल मूवमेंट की वजह से, वो अब उसकी जड़ें और मजबूत होती जा रही हैं। तो ये बिहार से शुरू हुआ था। और अगर बिहार का अपना इतिहास देखो तो बिहार में जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, जो 1947 से पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे बिहार के, वो थे श्री बाबू जी। इनको हम बोलते हैं श्री बाबू जी। और उन्होंने 1950 के बाद 1961 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और वो भूमिहार थे, अपर क्लासेस रूल कर रही थी। और उसके बाद 1967 में कांग्रेस हार गई और बैकवर्ड क्लासेस का राज आने लगा और 7 चीफ मिनिस्टर का बदलाव हुआ उस दौरान में। और आपको मालूम होगा कि लोहिया मूवमेंट भी लगभग 74 में शुरू हुई। सोशलिज्म आया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी और उसके बाद बैकवर्ड, अति बैकवर्ड कर्पूरी ठाकुर जी आए, उन्होंने अति बैकवर्ड की बात की। तो ये सारा जो सोशल मूवमेंट में चल रहा था, सामाजिक बदलाव चल रहा था, ये कांग्रेस पार्टी पहचान नहीं पाई। अगर मुझसे पूछो आप कि अगर कांग्रेस पार्टी का गिरावट आया, वो बिहार की वजह से आया। और इस चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा अगर बदलाव हुआ और आरजेडी के साथ उनका इलेक्शन में वो जीत गए और सरकार बनी, तो ये बदलाव केंद्र में भी आएगा। तो इतना महत्वपूर्ण है ये इलेक्शन। अब आप लालू जी के बारे में देखिए, जब बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हुई 1990 में से लेकर 2005 तक लालू जी राज कर रहे थे और 2005 के बाद नीतीश जी राज कर रहे थे। ये दोनों कौन लोग हैं जो जेपी के मूवमेंट से राजनीति में पैदाशी हुई। तो बिहार का इलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है मेरे हिसाब से। और हमारे साथ 2 ऐसे वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ इसमें भाग लेंगे और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सरकारें भी बदलवा दी, वो भी हमारे साथ हैं आज। तो सबसे पहले अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। आप मतलब के आरजेडी से जुड़े रहे, शुरू से आरजेडी से जुड़े रहे और 2004 में आप लोकसभा में आए और आप फिर मंत्री भी बने। आपके साथ थे सर? हाँ, मेरे साथ आप मंत्री भी बने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ, हेवी इंडस्ट्रीज़ के आप मिनिस्टर थे। फिर आपने फिर उसके बाद फिर आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कई इलेक्शन लड़े और फिर 2018 में राज्यसभा में आए और आपकी अब दूसरी टर्म है। आप बिहार से हैं। हम अपने घर में पहले नेता हैं सर। अच्छा, तो आपसे अभी चर्चा करेंगे। अमरेंद्रधारी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आपका ये पहला टर्म है आपका राज्यसभा का जी। और बेसिकली आप एंटरप्रेन्योर हो जी। उद्योग से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मेनली फर्टिलाइजर। और आपको काहे को आप पॉलिटिक्स में आए, आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात है आप लोग जैसे आए पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको जानकारी भी है कैसे सरकार चलानी चाहिए। और आप कई कमिटीज़ में, पार्लियामेंट्री कई कमिटीज़ में रह चुके हैं। डिफेंस हुआ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हुआ, एक्सटर्नल अफेयर्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और आप बॉम्बे क्लब के बड़े खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल खिलाफ हैं। आपने कई ऐसे बयान भी दिए हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि बॉम्बे क्लब लीड्स टू द काइंड ऑफ
nature of oligarchies that are being created in this country. All financial implications which we have Correct. is dictated by the Bombay Club. That's correct. And whichever government comes, they are there to listen to them. प्रशांत जी, आपके बारे में क्या कहूँ? आप तो हमारे साथ कॉलीग भी हैं सुप्रीम कोर्ट में. आपने कांग्रेस पर, जब मैं कांग्रेस पार्टी के था तो आपने बड़ी खिलाफत भी की. अच्छी बात है. आपकी वजह से 2G स्कैम उजागर हुआ, कोल स्कैम उजागर हुआ, और अपने लोकपाल बिल बनाने में आपका बड़ा भारी योगदान है, जो कि अब बेकार हो, जो अब तो बेकार हो गया. और उस समय हम सोचते थे कि वाकई में एक राजनीति में बदलाव आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव आएगा, लेकिन काम तो ऐसे ही चलता रहा. लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है ख़ास तौर में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. और साथ साथ में आप SIR की भी लड़ाई भी लड़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे. ये बताइए अखिलेश जी कि बिहार की पॉलिटिक्स आज भी कास्ट बेस्ड ही है? सर, जहाँ से आपने शुरू किया था मैं भी वहीं से शुरू करना चाहता हूँ. श्री बाबू का आपने जिक्र किया. श्री बाबू के नेतृत्व में, ठीक कहा आपने, 1937 में वो प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ स्थापित हुए. और उसकी भी एक लंबी कहानी है. लंबी कहानी का मतलब, उस समय महात्मा गांधी जी की राजनीति सर्वे सर्वा हुआ करती थी. जो कहते थे होता था. लेकिन एक हम लोग के यहाँ किसान संगठन के बड़े नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी. उनको किसी तरह से पता चला कि महात्मा गांधी जी और राजेंद्र बाबू मिलके और अनुग्रह बाबू को, जो निखिल बाबू आपके साथ मेरे साथ कलीग थे, जो उनके ग्रैंडफादर जो राजपूत थे, उनको वो मुख्यमंत्री वहाँ का बनाना चाहते थे. उस समय के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. तो कामेश्वर सिंह जी उनको ले गए. वो लाठी लेके लठ हमारा जिंदाबाद करते थे. और पहला 1 लाख की रैली किए होंगे पटना के गांधी मैदान में. किसान को उतना बड़ा रैली कभी हुआ नहीं. तो उन्होंने बीच में जाके कहा कि महात्मा गांधी का चिट्ठी कैसे डिसाइड करेगा कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, कि जो MLA जीत के आए हैं वो तय करेंगे. तो राजेंद्र बाबू समझदार आदमी थे, विजडम वाले व्यक्ति थे. तो उन्होंने समझ लिया कि मेजोरिटी तो श्री बाबू के पक्ष में है. तब जाके वो ये बने. वो जिस तरह से राजपाट चलाते थे, तो एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल चीफ मिनिस्टर्स के सम्मेलन में सीधे उनके बारे में कहा था कि बिहार इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री. सही बात है, सबको मालूम होगा. और उनके रिजिम में, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक, चूँकि हम खाद्य विभाग का काम देखते थे आपके साथ जब हम मंत्री थे, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि सभी जगह चीनी मिलें थी बिहार भर में, खास करके नॉर्थ बिहार में. और इनके इलाके में भी, बिहटा में शुगर मिल था, गुरुआ में शुगर मिल था. मुदर वैली कॉरपोरेशन उन्होंने वो तो सर अलग एक ये है. मैं जो शुगर का बात इसलिए कर रहा हूँ कि सर 27% शुगर नेशनल किटी को बिहार देने का काम करता था, सेकेंड 5 ईयर प्लान तक. जी. और आज जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है, तो वो 27% से घट के 2% से भी नीचे चला गया. और आपको सबको अगर मालूम होगा तो पहली बार 2014 में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी शुगर मिल के सामने एक मीटिंग रखी थी और उन्होंने वायदा किया था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और आप लोगों के साथ बैठ के इसी चीनी मिल के चीनी के साथ चाय पीऊँगा. अच्छा. तो ये कहानी रही है बिहार का. और बिहार का बंटवारा कभी, अगर आपको याद होगा, आप तो हाउस में थे, तो बंटवारे के बिल पर बहस करते हुए उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने घोषणा किया था कि बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे. उन्होंने मतलब हरियाणा और पंजाब को बिहार बना दिया. और उससे भी बदतर हो गया. ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डिजाइन है बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट बनाए रखने का, उसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ. सही बात है. और 2015 में ही
प्रधानमंत्री जब विधानसभा के चुनाव में गए, जिस समय नीतीश जी अलग हो गए, लालू जी के साथ लड़े, कांग्रेस के साथ लड़े, तो आरा की एक सभा में फिर इसी तरह का पैकेज का घोषणा किया और बिहार की बोली लगाई गई। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ दूंगा। आज भी बिहार का लोग बाट जो हो रहा है 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, 1,25,000 करोड़ के पैकेज का। बिहार में कुछ हुआ नहीं। और जैसा आपने कहा, उस समय पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक ही 2 स्टेट होगा जिसमें बिहार से ज़्यादा हुआ होगा। सही बात। श्री बाबू के हुकूमत के समय। उसी समय डीवीसी का, जिसका आपने जिक्र किया, सिंदरी में खाद का कारखाना था। वो कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ बिहार मॉडर्न, करेक्ट, एक्चुअली लेड बाय श्री बाबू। श्री बाबू जो नया बिहार, और उन्होंने जो बिहार बनाया था, अगर उस पर चला होता तो बिहार आज अग्रणी राज्यों में खड़ा होता, बिहार आज बीमारू स्टेट नहीं होता। लेकिन बाय डिजाइन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, मोदी जी का जो शासन है, उसको उसी तरह से चलाया जा रहा है कि ताकि इनके बड़े लोगों के यहाँ मजदूरों की कमी नहीं हो। तो हम तो हर जगह देखते हैं, तो पलायन की यही वजह है। पलायन का सबसे बड़ा वजह यही है। नहीं तो अगर इंडस्ट्री लगता, शुगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होता, तो हाँ, तो स्थिति बदली रहती। रोजगार तो यही मिलता। आज पंजाब की खेती कौन कर रहा है? बिहार का मजदूर अगर नहीं रहे, पंजाबी लोग तो सब चले गए कनाडा में खेती करने, सही बात है, दूसरे स्टेट में, पश्चिमी देशों में चले गए। पंजाब का भी खेती, जहाँ से सबसे ज़्यादा हम लोग धान और मतलब चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट करते हैं, वो बिहार के मजदूर जाके वहाँ करते हैं। एक्चुअली मुझे जानकारी है कि जो वह लोग 29 और 40 साल के बीच में हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% है। करेक्ट सर, 40%। 3 करोड़ से ज़्यादा नौजवान, ऐसे तो पूरा देश ही युवा देश है सबसे दुनिया का, लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा प्लान भी वहीं है। हाँ, 75 लाख लोग हाँ, बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। और सबसे गरीब, मतलब पर कैपिटा इनकम बिहार की इज लोएस्ट ना, 33,000। हाँ, और हिंदुस्तान की एवरेज 1,07,000। 1,07,000। तो फिर तो ये क्या होगा बिहार का, फिर बताइए। देखिए, मैं केवल विकास पर बात करूंगा और एक चीज़ बताऊंगा कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके टीम के लोग हों, और हमारे जॉइंट ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों को किसी को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। दे आर ऑल एंटी डेवलपमेंट। केंद्र के लोग आके असत्य बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं एग्जाम्पल दूंगा। और नीतीश केम टू पावर इन 2005, then the higher level of bureaucracy in Bihar, everybody used to know me, अखिलेश जी इस बात के वाकिफ है, तो दे persuaded me कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिए। तो 2010 में हमने एक बहुत बड़े बिजनेस कंपनी के साथ मोतीपुर शुगर मिल हमने लिया। इट वॉज एज पर टेंडर ऑफ SBI कैप्स। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके ओरिजिनल ओनर हाई कोर्ट चले गए, लिटिगेशन में चला गया वो। तो मैं मुख्यमंत्री से जब टाइम मांगता था, तो मुख्यमंत्री के यहाँ से आता था कि मुख्यमंत्री अभी 2.5 महीना बिजी है, आपसे 2.5 महीना बाद मिलेंगे। दोबारा फ़ोन किए, अभी 2 महीना और बिजी हैं। ठीक है, 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर मैं नीतीश जी से मिला, आप बिना जाने पहचाने ले लिए। तो हम बोले नीतीश जी ऐसा है कि SBI कैप्स का था टेंडर, विच सेड दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। भाई आपको तो पता करके लेना चाहिए था ये वो। एंड व्हेन द ब्यूरोक्रेट्स हैड टोल्ड मी इन 2010 टू ब्रिंग, तो आई हैड सेड कि आई विल रिवाइव द होल इंडस्ट्रीज ऑफ बिहार विथ माय ग्रुप। अच्छा, तो वहाँ पर आज भी जो लीडरशिप है उसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। और मैं फॉर्चुनेटली माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बहुत करीबी से जानता था, लालू जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, नीतीश जी को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नीतीश जी का मानसिकता है अगला इलेक्शन मुझे बिहार जाए भाड़ में। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव हर्ड द CM सेइंग दैट बिना बिहारियों के दिल्ली बम्बई बैठ जाएगा। मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, द होल मार्केट, द लोअर लेवल जॉब सीकर्स आर बिहारीज।
तो ये तो कोई प्राउड की बात नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री बोले कि बिहार का आदमी नहीं जाएगा। वहाँ तो कह रहे हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब कि नीतीश जी को सुशासन बाबू। देखिए ऐसा है, आई नो मोस्ट ऑफ दी कैबिनेट कलीग्स पर्सनली वेरी वेल। आई डोंट वांट टू कमेंट पर्सनली ऑन एनीबडी। दी डबल इंजन सरकार में नाइदर द बीजेपी नाइदर दी जेडीयू एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ बिहार। वो चाहते हैं कि ये पिछड़ा राज्य रहे, और अगर आपको नरक देखना है तो चलिए मेरे साथ पटना। वो तो कह रहे हैं पटना में कई हाईवेज बने, बड़ी अच्छी रोड। अगर आपको कीचड़ में रहने का आदत है तो आपको गोबर भी ठीक लगेगा रोड का। बट हैव यू सीन गुड प्लेसेस इन इंडिया? यू हैव नॉट सीन। मैं तो लखनऊ जाता हूँ तो मुझे रोने का मन करने लगता है। वो तो मैं दिल्ली से बाहर जाता हूँ तो मुझे भी रोने का मन समझे? लखनऊ जाता हूँ विच इज द नेक्स्ट स्टेट, एंड व्हेन आई गो बैक टू माय प्लेस इन पटना, मैंने अपने पूरे घर का दीवार बड़ा बड़ा कर दिया है, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी से निकलता हूँ तो देयर इज ओनली मक एंड फिल्थ ऑल ओवर द सिटी। तो आपके हिसाब से जो मतलब कि पिछले लगभग 2005 के बाद या 1990 के बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई? नहीं, लालू जी के टाइम में मैक्सिमम डेवलपमेंट होने की संभावना थी, बट उस समय सोशल चर्निंग हो रहा था and the bureaucracy was dominated by the higher caste people. वो तो है ही। I also belong to higher caste, but that they sabotaged a lot of things which, and unfortunately the principal secretary of Lalu ji was one person whom I don't want to name. He was the most incompetent IAS officer there. अच्छा। So these are the, so I don't think कि ये जो, so मुझे तो लगता है the only person who can bring economic development in Bihar is Tejasvi Yadav, because he talks of कि हमको पलायन रोकना है, एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है। अच्छा, आज एजुकेशन उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि जीविका को हम 30,000 रुपया महीना देंगे, परमानेंट जॉब देंगे। जब बिहार के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? He has a road map for that. So let us wait and see what happens. But the point is, unless, अच्छा एक और बताता हूँ। एक दिन मैं और स्वर्गीय सुशील मोदी खाना खा रहे थे पार्लियामेंट में, कोई कमेटी में हम लोग साथ थे। तो मैंने सुशील मोदी जी से पूछा कि सुशील मोदी जी एक चीज़ बताइए कि वी आर अ वेरी लार्ज मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट। द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मेज इज अराउंड 1800 और समथिंग। हम लोग माई फार्मर आर सेलिंग मेज एट 910 and 1000 रुपीज। वाई कान वी एड सम वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज जो मेज हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश जाके वैल्यू एडेड होता है और पीपल अर्न। तो खाते खाते बोले कि नीतीश जी कुछ करने देंगे। दिस इज वॉट ऑफ कोर्स ही हैड बिकम MP। आई सेड यू हैव 12-13 साल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। बोला वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं बिना नीतीश जी से पूछे हुए। सो द माइंड सेट इज दैट देयर शुड बी नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं तो अक्सर अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बिहार का कोई भला हमको तो नहीं लगता है। अगर हमारी सरकार आई, then you will see the fastest economic development in Bihar. Let's hope for the best. And let me tell you, जब इनको 2010 में बोला था, मैंने नीतीश को बोला था कि मैं सारे इंडस्ट्री रिवाइव करा दूंगा डिफरेंट विथ माय ग्रुप, बट वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोग को। चलिए, मैं इससे थोड़ा अलग होकर, प्रशांत जी, आप SIR का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, हम आपके साथ भी उस मुकदमे में हैं। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है जो बिहार में हो रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो खैर वोटर्स लिस्ट का मामला है, SIR का मामला है। दूसरा ये जो इन्होंने 10,000 रुपये हर महिला को दे दिए हैं, कहते हैं अभी तक 1.5 करोड़ महिलाओं को दिए हैं और अब देते जाएंगे जैसे जैसे इलेक्शन होता जाएगा। तो ये तो एकदम घूसखोरी है। आप इफ़ेक्टिवली देखिए, 7.4 करोड़ वोटर्स हैं लिस्ट में। अगर आप 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये जस्ट चुनाव के पहले दे देते हैं तो आप उनको वोट देने के लिए घूस दे रहे हैं। अगर दैट इफेक्टिवली मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्टोरेट। अब आधी से ज़्यादा इलेक्टोरेट को आप 10,000 रुपये दे रहे हैं जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। कोई ऐसी स्कीम भी नहीं, एकदम से आपने बोल दिया कि भाई हम
इनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उसके 2 लिए लाख दे रहे रुपए हैं। देंगे, हाँ। सो अब उसका अगर मान लीजिए 10% भी इफेक्ट हुआ, 10% लोगों के ऊपर भी, तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। कायदे से इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए था, नहीं रोका। अब वोटर्स लिस्ट पर आते हैं। देखिए, इन्होंने जो SIR किया है, इसमें पहले तो ये कह दिया कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेगा उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा ही नहीं। और अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, इन्होंने ये पहले कहा कि ये जो हम SIR कर रहे हैं ये 2003 की गाइडलाइंस के आधार पे कर रहे हैं। बोला, लेकिन 2003 के गाइडलाइंस पर तो नहीं किया। तो फिर कैसे 2003 कर की रहे हैं? गाइडलाइंस तो इन्होंने दिखाई भी नहीं, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकलवाई। और जब निकलवाई तो फिर ये सामने आया कि 2003 के गाइडलाइंस में ये तो था ही नहीं, इन्यूमरेशन फॉर्म की तो बात ही नहीं थी। बिल्कुल बात नहीं ठीक, थी। तो फिर कैसे कर रहे हैं? फिर इसका मतलब कि बुनियादी तौर पे इन्होंने देश के जनता के साथ झूठ बोला। हाँ हाँ, झूठ भी बोला, और ये तो बिल्कुल गलत है ना। जैसे इन्होंने बोला बिहार में लोगों ने पलायन कर रखा है, और जो टेम्पररी बाहर जाते हैं काम के लिए, और लेकिन वोट देने के लिए वापस आते हैं। अब आपने 20 दिन का टाइम दिया कि 20 दिन के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दो, वो वहाँ है नहीं तो कैसे भर देगा? फिर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन भर दो। भाई, वो बेचारा डेली वेजर है, वो कहाँ से ऑनलाइन उसको 300-400 रुपए रोज मिलते हैं, वो कहाँ से ऑनलाइन भरेगा? सो देयरफॉर ये तो बिल्कुल ही गलत था। 2003 की गाइडलाइन में उनको जो है, जो BLO है, उसको तो घर घर जाकर पता करना कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। बिल्कुल, और इनके मैनुअल में ही लिखा है कि एक्चुअली ग्राम सभा, यानी कि वहाँ का जो, जैसे एक बूथ में 1000 वोट्स होते हैं, 900 1000, आप बूथ बाय बूथ का ग्राम सभा कर दीजिए, जिसमें सबको बुला लीजिए। जैसे इनका वो होता है सोशल ऑडिट, उसकी तरह कर लीजिए। वहाँ सब कुछ पता लग जाता है कि भाई कौन जना यहाँ रहता है, कौन यहाँ नहीं रहता, किसकी मृत्यु हो चुकी है, कौन फर्जी वोटर है, कोई यहाँ का है ही नहीं, वो सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन ये लोग वो कर ही नहीं रहे, जबकि इनके खुद के मैनुअल में लिखा हुआ है। और ये चाहते हैं कि, और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, यानी कि ये नहीं बताएंगे कि भाई किन लोगों के नाम काट दिए, किस वजह से काट दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो तब इनको बताना पड़ा। उसके बाद ये नहीं बताएंगे कि किन के नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन आया है, किन के नाम को ऐड करने के लिए दरखास्त आई है, ये सब कोई उजागर नहीं कर रहे। आखिर में लास्ट मिनट पर वोटर्स लिस्ट आती है, और जैसा राहुल गांधी ने दिखाया कि हरियाणा में कि एक एक जने का नाम सेम फोटो के साथ 200 जगह दर्ज है, 200 जगह दर्ज है। और ये कहते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आसानी से ये पकड़ सकता है कि कौन डुप्लीकेट वोटर्स हैं, किनका नाम एक से ज़्यादा जगह दर्ज है। लेकिन कहते हैं कि हम वो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं करेंगे, जिससे कि इस तरह का फर्जीवाड़ा चलता रहे, इसी तरह के फर्जी वोटर्स उसमें चुनाव का आते फिर रहे। मायना क्या है प्रशांत जी? नहीं, ये तो अब इन्होंने बिल्कुल ही फार्स बना दिया है, और इसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं, देखिए इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि भाई सरकार अकेले नहीं अपॉइंट कर सकती, उसके लिए 3 लोगों की कमेटी होगी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस। ये लोग, इन्होंने कानून लाकर उसको पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार ये दिया कि इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमेटी इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल, अगर सिर्फ सरकार के हाथ में हो। इन्होंने कानून लाकर कर दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री, एक और मंत्री, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का उल्लंघन है। बिल्कुल। और देखिए हम लोगों ने उस कानून को चैलेंज किया, वो अभी अब तक सुनवाई नहीं हो साल रही। भर से पेंडिंग है, साल भर से उसकी सुनवाई नहीं हुई। मतलब ऐसा है मुद्दा जो कि बिल्कुल हमारे
लोकतंत्र के जड़ पर जाता है। जिस तरह से ये प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, यानी कि इनके सामने पूरा उजागर कर दिया जाता है कि भाई 200 लोगों का नाम। आप इलेक्शन कमीशन की बात, ये तो उजागर आपने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी किया। हाँ, मतलब देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ब्रेजन हो गया है, वो तो बिल्कुल सरकारी तोता हो गया है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, बिल्कुल साफ दिख रहा साफ है। अब इसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का था, स्पेशली जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आ चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उस पर तारीख पड़ती जा रही है। और जो दूसरा SIR का मुद्दा है, उसकी भी आधी अधूरी थोड़ी थोड़ी सुनवाई होती है, कुछ नहीं, वो तो ये इलेक्शन तो चला जाएगा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में SIR करने वाले हैं। और इस तरह ही होता रहा और ऐसे ही इलेक्शन होते रहे तो फिर लोकतंत्र का फायदा क्या है? फिर तो ये मतलब नहीं हुआ ना। और हम ये बात हम देखते हैं, जानते हैं, हमें मालूम है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसमें सीरियसली इन्होंने आज तक ये बात नहीं ली। तो क्यों नहीं ली, अलग बात है। चलिए आपसे एक और बात पूछते हैं कि जो थर्ड फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में, प्रशांत किशोर जी का कितना महत्व है इसका? नहीं, और क्या ख्याल है आपका, किसने इनको खड़ा किया? देखिए, जितना मेरा जो अनुभव रहा है विधानसभा लोकसभा से होते हुए, मैं अभी राज्यसभा में काम करता हूं, और बिहार की जो राजनीति देखा हूं, जिसका जिक्र आपने पहले किया कि मंडल कमीशन आने के बाद बिहार की स्थिति बदल गई, हिंदुस्तान की स्थिति बदल गई। मतलब बिहार से शुरू हुआ था, तो बिहार में स्थिति बदली। और लालू जी सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ आज भी। और मैं मानता हूँ कि लालू जी जब तक जिंदा हैं तो वो पॉलिटिक्स के धुरी वही हैं। बाकी सभी पार्टियाँ, अब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कह ले अलग अलग फोरम पे, लेकिन कभी उनको हिम्मत नहीं हुई कि अकेले जाके चुनाव बिहार में लड़ लें। जी हाँ, जी हाँ। उसके लिए नीतीश जी भी चाहिए, उसके लिए चिराग पासवान भी चाहिए, उसके लिए मांझी भी चाहिए, उसके लिए उनको उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए। सही बात। मतलब सब लोग इकट्ठा होकर लालू जी को हराने में लगते हैं। जी हाँ। भले ही वो 2005 के बाद सीधे तौर पर पावर में नहीं आया हूँ, लेकिन हर चुनाव में जो मेरा अनुभव रहा है, लालू जी सबसे बड़े फैक्टर हैं। उनके साथ सबसे बड़ा कमिटेड वोट बैंक आज भी है। तो इस स्थिति में चाहे कोई पार्टी हो, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो लेफ्ट का भी बड़ा बेस हुआ करता था, माले का भी बड़ा बेस हुआ करता था वहाँ, वो भी धीरे धीरे कम होता गया, छिन्न होता गया। और लेफ्ट पार्टियां आज लालू जी के साथ, कांग्रेस के साथ, लेफ्ट पार्टी इमर्ज की थी, लार्जेस्ट ऑपोजिशन, आपको याद होगा। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो अब दो ये में बटा हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, दूसरे तरफ लालू जी की, और लालू जी के साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी। तो वहाँ तीसरे के लिए, प्रशांत किशोर जी के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं मानता हूँ कि एक दो जगह वो चुनाव में भले ही फर्स्ट सेकंड रहें, फर्स्ट तो शायद ही किसी सीट पर आए, उनके लिए कोई जगह नहीं, इररिलेवेंट हो जाएंगे इस चुनाव में। बट आए क्यों, आपको मालूम है इसका वजह क्या है? नहीं आए, एक तो जिस तरह की बात वो करते हैं, और ठीक है, थोड़ा अलग अलग एज ए स्ट्रेटजिस्ट वो सक्सेसफुल रहे देश की पॉलिटिक्स में, कभी मोदी जी के साथ, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ, कभी अलग अलग रीजनल पार्टीज के साथ काम करके उन्होंने पैसा कमाया। और पैसा जब हो जाता है तो वो तो सिर पर नाचने लगता है। तो प्रशांत जी का भी वही कहानी है वहाँ। लेकिन इस चुनाव के बाद उनका नशा भी उतरेगा। अच्छा, बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इट्स अ फाइट स्टेट बिटवीन आर महागठबंधन एंड एनडीए। पिछली बार भी एनालाइज किए हुएगा चुनाव बिहार का, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, आउट ऑफ 39 सीट्स एनडीए को गया था। एक सीट हम लोग केवल किशनगंज का जो मुस्लिम बहुलता वाली सीट है वो हम लोग जीते थे। बाकी ऑल 39 सीट्स
एनडीए जीता था। लेकिन ठीक 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के ही चेहरा पर चुनाव हम लोग लड़े जी हाँ, थे जी हाँ। और केवल 12,000 मतों का डिफरेंस था। सीटों का भी अगर ये करिएगा तो 116 सीट हम लोगों को था, 123 सीट नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को था। किसी तरह से उसमें 15-16 सीट में बेईमानी हुई थी। 4 बजे शाम बेईमानी के तो बाद अभी भी हो रहा है, जिसका 4 बजे शाम बेईमानी तो प्रशांत जी ने अभी जिक्र किया। लोग- तो पूरा इलेक्शन प्रोसेस फार्स हो गया है। कोई डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का मतलब नहीं 4 है। बजे तक पता चला कि ये लोग हारेंगे, तो सीएम हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर और 1-2 नेता लोग बैठ के सब डीएम को धमकाने लगे एंड दे मैनिपुलेटेड 15-17 सीट्स इफ आई एम करेक्ट अखिलेश जी। करेक्ट। एक लड़का हिलसा में 12 वोट से हार गया, मतलब हराया गया। एक इनका मित्र है मुन्ना शाही, वो बरबीघा से लड़े थे, वो 113 वोट 113 वोट से कांग्रेस के सिंबल पर हार गए। वही पोस्टल बैलेट। नहीं, जो भी हो फिर मतलब कई सीटें, ठीक कहा इन्होंने, 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों को अंत में हरा दिया गया। एंड द क्लासिक केस वाज जगदानंद सिंह जो आरजेडी के स्टेट चीफ थे, उनके बेटा को वो सर्टिफिकेट मिल गया। तब तक उसका सर्टिफिकेट वापस मांगने के लिए लोग मांगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला, वो लेके भागा एकदम। था नहीं, इसी तरह कुछ हुआ था ना। इसमें जो कास्ट समीकरण बनता है वो क्या है, आप जरा जनता को बताएंगे? आप जिसका जिक्र कर रहे थे, देखिए लोहिया जी की भी राजनीति बिहार बेस्ड थी पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो प्रयोगशाला था वो बिहारी था। संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, यस। तो ये सब वहीं से शुरू हुआ। करेक्ट। तो धीरे धीरे अवेकनिंग हुआ। और ये भी ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी चीफ मिनिस्टर उस समय हुए, आप श्री बाबू जिनका शुरू में आपने जिक्र किया, उसके बाद स्वर्गीय विनोदानंद झा जी हुए, वो भी अपर कास्ट के थे। ये सारे अपर कास्ट थे। सारे अपर कामराज कास्ट के थे। प्लान जब आया तो उनको रिजाइन करना पड़ा, फिर भी अपर कास्ट से उन्होंने करेक्ट। चुना। उसके बाद से भी जो 70s में एक गफूर साहब को हटा दीजिए, दरोगा राय जी को हटा दीजिए, जी हाँ। तो सभी चंद्रशेखर बाबू हों, वो भी अपर कास्ट, जगन्नाथ मिश्रा 2-3 बार हुए अपर कास्ट थे, जी हाँ। सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने, भागवत झा आजाद जी बने, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मोस्टली अपर कास्ट थे। तो धीरे धीरे ये बातें नीचे जा रही थी और लालू जी ने उसका फायदा उठाया। और कांग्रेस पहचान ही नहीं कि एक कांग्रेस सोशल हाँ, इंजीनियरिंग हो रही है, एक सामाजिक बदलाव आ रहा है, तो सामाजिक कांग्रेस बदलाव पहचाना को नहीं पहचान पाई, नहीं वाल पहचाना। No, राइटिंग but को नहीं पहचान। it also did not go with economic development. You see, the point is not a question of upper caste and backward caste. किसी श्री बाबू के जाने के बाद किसी मुख्यमंत्री को ये नहीं समझ में आया कि हम विकास बिहार का कैसे करें। Today also we have the least developed agriculture in India. जबकि during our lifetime this Punjab Haryana will become desert because इतना पानी हम लोग निकाल दिए हैं। The real green revolution will come under the Indo-Gangetic plain. उस दिशा में भी कोई काम नहीं हो रहा है। 1961 तक तो काम हुआ ना, जो श्री बाबू तो 1961 तक थे। अल्टीमेटली जो बदलाव आया इस बीच आया, 1967 में कांग्रेस हार गई। देखिए सर, सर, देखिए किसानों की चिंता, जिसमें हम आप पहले यूपीए 1 की सरकार थी, तो एक जो बड़ा फैसला हुआ था कि एमएसपी जो बढ़ता था, बाकी सब चीज़ का सबकी चिंता की जाती थी। पॉलिसी लेवल पे भी मैं बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 11वीं पंचवर्षीय योजना तक चले आइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में वो सरकार बनी थी 2004 वाला। जी हाँ। तो 20 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, इससे ज़्यादा कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का नहीं बढ़ा था। बिल्कुल। लेकिन मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसान संगठन से चर्चा करके, उस समय शरद पवार साहब मंत्री थे इस विभाग को देखते, हमने ही अनाउंस किया था उस फैसला 2006 वाला। नहीं, हर बार मतलब 550 रुपया प्रति क्विंटल जिस धान का कीमत वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में था, उसको सीधे हम लोगों ने 1100 रुपया प्रति क्विंटल किया। सही बात है। 620 रुपया जिस गेहूं का कीमत उसके बाद भी 100-200 रुपये बढ़ता फिर रहा। अब तो 2022 में correct, दुगना करने की बात करते थे मोदी जी किसानों की आमदनी को। लागत खर्च तिगुना चौगुना जरूर हो गया, आमदनी और घट गई। किसान बेचारा नाराज है, अपना मजदूर, आम मजदूर नाराज है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ा हुआ है, छात्र नौजवान सब सब सबका हालत नाराज खराब है, है। तो खुश कौन है? पेपर लीक। तो खुश कौन है? नहीं, खुश केवल मोदी जी के मित्र लोग हैं, और तो मोदी फिर भी जी के चुनाव जीतते हैं, साथ काम करने वाले लोग खुश या हैं। तो चुनाव जीतते हैं या तो चुनाव तो जीतते हैं। उन्होंने जो बात प्रशांत कही, साहब, ये तो कमाल वोटर लिस्ट का है तो या कुछ बिल्कुल। और कमाल है? नहीं, दोनों चीजें हैं, वोटर लिस्ट का भी है, पर ये देखिए, लोगों को गरीब रखने में एक तरह का पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम आखिर में 10,000 5,000 रुपए की घूस देकर, वो भी सरकारी पैसे से, इनको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, तो वो आप उन्हीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो बहुत गरीब हों, जो निहायत गरीब हों। तो इसलिए एक तरह से लोगों को, जैसे वो कह रहे हैं कि नीतीश कहते हैं कि भाई हम हमारे 3 करोड़ लोग बाहर जाकर और वहाँ दूसरे स्टेट्स का काम चलाते हैं, पैसा घर बेचते हैं, पैसा घर, तो कहते हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ये भी होता है। तो इलेक्शन जीतने के कारण मतलब ये भी हैं, और दूसरा खैर वोटर्स लिस्ट का मैनिपुलेशन, सिर्फ वोटर्स लिस्ट का नहीं, देखिए हर चीज़ होती है। जैसे यूपी में एक बाय इलेक्शन में जो बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी थी, वहाँ पर मुसलमानों को घर से निकलने ही नहीं दिया, मतलब पुलिस ने ही सारे मुसलमान एरियाज की घेराबंदी कर दी, और वहाँ पर वोटिंग मुस्लिम एरियाज में 10% 15% ही रह गई। तो वो भी एक तरीका है। फिर अगर धमकाने का तरीका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में हो, अगर मान लीजिए पोलिंग ऑफिसर आपके हाथ में है और ऑपोजिशन का कोई मजबूत पोलिंग एजेंट नहीं है, आखिर में जैसे एकदम से वोटिंग बढ़ जाती है ना 5 बजे के बाद, 5 बजे के आंकड़े देते हैं कि 50% वोटिंग हुई, 5 बजे वोटिंग खत्म होनी है, 6 बजे वोटिंग खत्म होनी है, 6 बजे के आंकड़े आया कि अभी 50% वोटिंग हुई है, उसके बाद आखिर में आंकड़े आते हैं कि 65% हो गई। अब ये 15% जो बढ़ी, ये वो बटन दबाने का कमाल है। हाँ, बटन दबाने का कमाल हो सकता है। तो अगर आपका if you take the per person taking time in the for voting, it does not tally, because अगर आप बोलते हैं कि इतना लोग इस पीरियड में किया, assuming कि 2-2 3-3 मिनट में एक को लगा वहाँ पर साइन करने में, जाने में, तो that does not tally। हाँ, पर वो तब हो सकता है अगर ऑपोजिशन का कोई मजबूत पोलिंग एजेंट वहाँ नहीं है। यार प्रशांत, कोई मजबूत होता है, आप देहात में चले जाओ, जो बेचारा पोलिंग एजेंट बैठता है वो कभी मजबूत हो सकता है? उसको धमकाया जाए 2 मिनट में वो बाहर चले जाएगा, तो हम जानते हैं, हम देखते रहे हैं। ये सब भी होता है। फिर ये भी हो सकता है, और होता भी है, जैसे कह रहे हैं ना कि आखिर तक एक कैंडिडेट जीत रहा था, फिर सडनली रिटर्निंग ऑफिसर ने अनाउंस कर दिया कि दूसरा कैंडिडेट जीत गया। तो कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर आपके कब्जे में है, उसको आपने बोल दिया कि भाई क्लोज मार्जिन होगा, तो चाहे जिसका हो तुम बोल देना, अनाउंस कर देना कि ये जीत गया। बिल्कुल, तो यही अब आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करते रहिए, लड़ते रहिए, 5 साल निकल जाएगा, आपकी इलेक्शन पिटिशन तय नहीं होएगी, और ये भी होता है। पर अगर आप देखो, अगर बाकी हिंदुस्तान, लेट्स सी, आप देखो जो सामाजिक परिवर्तन तमिलनाडु में आया, सदर्न स्टेट्स में आया, साउथ ऑफ वहाँ, हाँ, वो वहाँ तनाव बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी का जोर है और वही तय करते हैं क्या होना है। वो सामाजिक पूरा बदलाव यहाँ नहीं आया। But that is directly related to development, sir. वही मैं कह रहा हूँ। Even if you go back to Bihar, श्री बाबू के टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ, but the greatest disservice he did was not updating the land records. आज के डेट में उसके बाद बहुत सारे सीएम आए, कांग्रेस के और विपक्ष के, लैंड रिकॉर्ड्स की हालत इतनी खराब है कि मैं पैसा देके इनका जमीन का कागज अपने नाम लिखवा दूंगा और सारा चेंज करा दूंगा। And it is absolutely and today I have told District Magistrate Patna कि please take instruction from the circle officer, because what happened 2-3 years back, that I wanted to get one road made which was a public road under the MP land, उसके लिए भी NOC चाहिए, तो 1.5-2 साल तक सीओ ने NOC नहीं दिया। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 2-3 बार रिमाइंड किया, तो बाद में बोला कि आप ऐसा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, आप ऐसा कीजिए, चार्ज उसी को दे दीजिए,
बिकॉज अब आपकी औकात एक पब्लिक लैंड का एनओसी, बिकॉज समबडी वांटेड टू अपसर्च दैट लैंड। लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है। हम बता रहे हैं, तो फाइनली ये केवल बिहार की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में चले जाओ वही हालात हैं। ये स्टेट्स में यही ऐसा ही हाल है, क्योंकि किसी के पास कोई कागज ही नहीं है, लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है। नो, यूपी इज बेटर, दिल्ली इज बेटर, नहीं, राजस्थान इज यूपी बेटर। बेटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कई जगह हमने तो कई चर्चा भी की है इसके बारे में कि भाई कोई, क्योंकि लोग वहाँ बैठे हुए हैं, किसके पास कागज है? ये जमींदार हैं, बड़े जमींदार बेकार वाला बात। हम लोग भी उसी कम्युनिटी से मैं भी आता हूँ। हाँ बिल्कुल। बिहार में ऐसी स्थिति थी, हम लोगों का पॉपुलेशन था 4-5% और जमीन में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हम लोगों के पास। नहीं, आज भी वी ओन 34% ऑफ बिहार लैंड। अभी तो कह रहा हूँ ना, वो परिवर्तन आया नहीं बिहार में। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना सर। अरे डेवलपमेंट की वजह नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन नहीं आया जो सदर्न स्टेट्स में आया। लेकिन गलती सर सरकार की भी है। वो तो बहुत ज्यादा है, अगर वो आप आपसे ज्यादा है। रूट कॉज में जाइएगा, बिल्कुल। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, हम अपनी सरकार का जनरली लोग बुराई नहीं करता है। इनिशियली जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बना, जी हाँ। पहला कारखाना जमशेदपुर में टाटा जी हाँ। का लगा, और उसके बाद क्यों नहीं लगा दूसरा कारखाना? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अगर कोयला बिहार से निकल के उसका प्राइस धनबाद में भी वही हो, और बेंगलोर और मद्रास में भी वही हो, बिल्कुल तो कोई भी इंडस्ट्रीज तो समुद्र किनारे कारखाना लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार के पिछड़ेपन का अगर बड़ा एक वजह एक हमको पूछेगा तो ये बड़ा वजह है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से बिहार तो इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि इसमें परिवर्तन किया जाए। पैदा हुए उसके बाद, इसलिए मैं उस ये में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हमको अगर 2-3 कारण कोई पूछेगा तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये है, और नॉलेज कमी। जितना फिर टाटा का आया कारखाना, कोई तो एक भी बिहार में नहीं आया, झारखंड में नहीं आया, बिल्कुल सही। तो उसका बड़ा वजह तो यही है। बिहार में शुड बी हैप्पी। क्योंकि अदानी किस चीज में आ रहे हैं? अदानी किस चीज में आ रहे हैं? अदानी अपने लिए आ रहे हैं, आपके लिए नहीं आ रहे हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर सेज दैट बिहार में भूमि की कमी है, इसलिए कारखाना नहीं लगता है। There are vast stretches of land all over the बिहार में भूमि की कमी है तो फिर तो भूमि की कोई कमी नहीं है सर। Vast stretches of land. Every sugar mill used to have a land of say 300 to 800 acres, जो कि अब कब्जा हुआ है। बेतिया महाराज का अब 2000 या 3000 एकड़ है। चकिया के शुगर मिल में 2000 एकड़ है। So there are vast amount of land which is available. हम लैंडलेस लेबर के कैटेगरी में हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, निषाद का बैकवर्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, अति बैकवर्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें जो महागठबंधन का कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना फायदा? उसका फायदा तो होगा। ये लोग कम समय में, क्योंकि वीआईपी आपके साथ है। सबका जिस तरह से ये जगह है, पॉलिटिकल भूख जो जगह है सभी कम्युनिटीज के लिए, जो छूटा हुआ अपने को फेंस पर, बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस उनके साथ है, हमें जो ऐसे लगता है। करेक्ट। लेकिन उनसे गुस्सा करके ये लोग इधर आया है, अलग पार्टी बनाया है। जैसे एक पान समाज हुआ करता था। जी हाँ, जी हाँ। पान समाज को वहाँ नीतीश जी ने डाल दिया शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, जो हो नहीं सकता था। सब लोग ये बात समझता था, तो 2 बार तो उन्होंने वोट ले लिया उसको। अच्छा। उस कैटेगरी में डाल के। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है, ये ईबीसी कैटेगरी में है, बैकवर्ड क्लासेस में है। तो उसी के खिलाफ आंदोलन किया एक लड़का आईपी गुप्ता करके है। अच्छा। और उसने गांधी मैदान में रैली की, अब अलग पार्टी बना के उसको 4-5 सीट दिए हैं हम लोग। हाँ दिए हैं, वही तो कह रहे हैं। तो आप किसान की बात करते हैं, हाउ इज इट कि क्योंकि जो CPML है, IML है, वो लगभग पिछली बार उसको बहुत बहुमत से उनको काफ़ी सीटें मिली थी। इस बार भी मेरे ख्याल 12-13 सीटें में जीते थे। पिछली बार 12 जीता था। 12 जीते थे ना पिछली बार। टोटल 16 सीट था लेफ्ट। हाँ, बट अब थोड़ा 19 लड़ रहे हैं, सुना है ऐसा। 20 लड़ रहे हैं। पहले 19 लड़े थे, अब 20 लड़ रहे हैं। तो अभी मतलब कि उनकी एग्रीकल्चर कम्युनिटी में काफ़ी पकड़ है, तो वो फायदा भी आपके आरजेडी को होगा। इस तरह के बड़े किसानों के खिलाफ उन लोगों का आंदोलन है। अब ये कहाँ किसान रहे, अब तो एंटरप्रेन्योर बने। प्रशांत ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं, कोई ऐसा कानून बनता नहीं जिसमें इस बार इलेक्शन कमीशन का सुधार हो, वोटिंग प्रोसीजर्स का सुधार हो, हर चीज़ वीडियोग्राफ हो, ये पब्लिक नॉलेज में होना चाहिए। हम लोग
कह रहे हैं कि देखिए, इनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डुप्लीकेशन की भी है। उनके अपने मैनुअल में लिखा है कि जैसे ही किसी की एप्लीकेशन आती है नए वोटर को एनरोल करने की, डेली अपडेट उनके वेबसाइट पर होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के मैनुअल में लिखा है कि जैसे ही ऑब्जेक्शन आता है, किसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आया है, उसका नाम अपडेट होना चाहिए वेबसाइट पर, वो नहीं करते हैं। आखिर में एक नई वोटर्स लिस्ट ले आते हैं और उसमें ये पता लगता है कि भाई 20%, यानी कि बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसमें कि 10 लोग तो आप छोड़ दीजिए, 50-50 लोग से ज़्यादा एक घर में एड्रेस में, एक घर में रहते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत गड़बड़ियां हैं। और आप वो सोशल ऑडिट करते नहीं, ग्राम सभा करते नहीं, मोहल्ला सभा करते नहीं, बूथ लेवल सभा करते नहीं, जहां पर आपको सब पता लग जाएगा कि भाई कौन फर्जी है, कौन मर गया है, आपने दिखा दिया आके जो मरे हुए थे, आपने जिंदा दिखा दिए सुप्रीम कोर्ट लाकर। हाँ, तो इसलिए राहुल के साथ चाय भी पिया जो मरे लोग थे। तो मतलब ये तो सिंपल डिमांड है ना। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई जो इनका अपना मैनुअल है, इनकी गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की, उसको तो फॉलो करवाइए। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट भी उनको बाध्य नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ कि ऐसा लगता है जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ बात रखती है तो ऐसा लगता है कि वो सत्य है। कोर्ट को भी लगता है कि भाई इस पे कोई गलत बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखिए ये साफ दिख रहा है। कोई अगर ये बोले, कोई जज भी अगर ये बोले कि भाई मैं तो बाहर क्या होता है मैं तो उसकी परवाह करता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। ये साफ दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल पार्टिजन हो चुका है। ये तो साफ सा है, बिल्कुल बेईमानी कर रहा है एकदम। यानी कि आप अगर एकदम अंधे होंगे तब आप ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन इन सबकी तो मतलब ये बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ बैठे हुए, उनको सब मालूम है। ब्यूरोक्रेसी आल्सो ऑल ओवर इंडिया। क्या ब्यूरोक्रेसी की तो बात छोड़ दो। अभी देखो ऐसा है कि ये देश अगर कोई लोकतंत्र कोई बचा सकता है तो केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। जनता बचा सकती, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे देश में बिना मास मूवमेंट के नहीं हो सकता। देखिए, ये एक ही व्यक्ति इसको काउंटर कर सकता था पॉलिटिकली, वो थे श्री लालू यादव, बट उनको केस में फंसा के बीमार करके, नहीं तो ही वॉज द ओनली पर्सन हु वुड, इफ ही वुड हैव बीन इन पार्लियामेंट, लोकसभा, ही वुड हैव टेकन मोदी हेड ऑन। नहीं, तो राहुल गांधी इज आल्सो टेकिंग मोदी हेड ऑन। राहुल गांधी अपने स्टाइल में, बट वो जो रैपो लालू जी विद इन 10 seconds पब्लिक से कर लेते हैं जहां भी रहे, विथ हिज व्हाटएवर वे ही टॉक्स। नहीं, वो बात ठीक है। हाँ भाई, राहुल गांधी इज अ वेरी पॉलिश्ड यंग मैन। He is also taking Modi head on. चलिए वो बात, he has become a people's man. So I don't think दिल्ली की सल्तनत बहुत साल चलेगी, in spite of all its नहीं। लेकिन ऐसा है कि अगर तो एनडीए जीत गया, अगर जीत गया तो फिर कोई बदलाव आने नहीं वाला, और अगर हार गया तो दिल्ली में बदलाव भी आएगा। नहीं, बिहार इस बार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। बट आप ये देखिए सर कि वक्त बताएगा। इमरजेंसी के पहले 74 में नोबडी थॉट दैट अ ओल्ड मैन लाइक जयप्रकाश नारायण जी विल कम एंड हिला देंगे। मैंने बोला ना कि सारी बदलाव अगर हिंदुस्तान में आया तो बिहार की वजह से आया, इसीलिए तो मैंने शुरुआत में ये बात कही। So we do not know how the system will throw, whom will they throw. The problem AD Singh ji is that the system is now captured. ये रियलिटी है। Captured is a very soft word. जो भी है, so therefore if you don't allow the system to work, अगर उसको आप जो उसकी जिस तरह से संविधान को चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो सारी संस्थाएं कैप्चर हो जाएंगी तो फिर क्या रहा है? मतलब कुछ नहीं रहेगा। उसमें तो सबसे ज्यादा रोल आप लोग का है ना सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हम भी देखिए, हम भी हैंडीकैप्ड हैं, क्योंकि हम भी यही मानते हैं कि जब हम बोलते हैं ऐसी बातें तो अदालतें सुनती हैं, लेकिन अगर अदालत उन लोगों पे पूर्ण विश्वास करने लगे
कि भाई जो वो कहते हैं वो सही है, जो कि तो करते वो हैं। बदलाव कैसे आएगा? तो यही प्रशांत जी कह रहे थे कि भैया ये तो सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है, कोई पढ़ते नहीं है, सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सभी सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ वीडियो दिखते हैं, किस तरह से काम हो रहा है वो दिखता है, सभी दिखते हैं, बातचीत हो रही है, सब और इनको तो जानकारी ज़्यादा रहती है क्योंकि लोग आकर बताते हैं। नहीं, गिवन सिचुएशन में जुडिशियरी ही कुछ कर सकता है तो करे, Correct. नहीं तो फिर मास मूवमेंट की फिर तरफ होगा, जाना। फिर ऑटोमेटिकली होगा। देखिए अखिलेश जी, मास मूवमेंट होगा। वो ऐसी बात करना नहीं है, उचित नहीं देयर होगा। गन वेरी ग्रेट जजेस इन द जुडिशरी, बट ये जरूर है कि इंस्टीट्यूशनली जुडिशरी को जो काम करना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं है हो कि पाया। थोड़ी कमी रह गई। करेक्ट, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। लेट्स होप, इसी बात पे लेट्स होप कि भाई कुछ बदलाव अच्छा आए, है। और अगर बिहार में बदलाव आए तो लेट्स होप कि हिंदुस्तान की राजनीति भी बदले। ये बदलाव जरूर आएगा मेरे समझ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका good थैंक wishes यू, रहेगा। आपका इनिशिएटिव